Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 8 of history. The chapter name is The First Empire, the Mauryas. इसके स्टार्टिंग के पार्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, फर्स्ट सेकेंड पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, थर्ड पार्ट आज स्टार्ट करना है, जिसमें मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था। फिर उसके बाद अशोक द ग्रेट के बारे में बताया था, उसके धर्म को बताया था। शौर्य, ये बताइए कि आपने अशोक के बारे में कुछ पढ़ा? मैम अशोक के बारे में यस। मैम प्रिंसिपल वाला पढ़ा हूँ। हाँ, बताइए, कोई भी दो प्रिंसिपल्स बताइए अशोक के धर्म के। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, कंटिन्यू द क्लास। मैम बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यस, वेरी गुड। और मैम और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ओके, वेरी गुड। और कोई? एनीवन? नेक्स्ट। और किसी भी जानवर को, किसी भी लिविंग बीइंग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, है ना? यस मैम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका वेलफेयर मेजर्स से स्टार्ट करना है। इन दिस धर्म, जैसा कि अशोक के धर्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसने अपने धर्म के उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो उसने अपने धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बनाए थे और उसका ये सोचना था कि हर एक राजा को, अपनी प्रजा को ये सारे रूल्स रेगुलेशन सिखाने चाहिए और फॉलो कराने चाहिए। In this dharma, Ashoka attempted a careful synthesis of various norms which were prevalent during his reign. In his dharma, Ashoka attempted a careful synthesis of norm. अपने इस धर्म में अशोक ने क्या किया? पूरा केयरफुली अपने सारे नॉर्म्स को, सारे रूल्स रेगुलेशंस को उसने फॉलो करने की कोशिश की, अपने राज्यकाल में उसको ढालने की, प्रचलित करने की कोशिश की। Non-violence was to be practiced by giving up war and conquest, and also as a restraint of the killing of animals. Non-violence means अहिंसा, किसी को ना मारना। Non-violence was to be practiced by giving up war. Giving up means छोड़ देना। Non-violence, उस समय non-violence अहिंसा को अपनाया गया और युद्ध को त्याग दिया गया, सारे संघर्षों को त्याग दिया गया। एंड ऑल्सो अ रेस्ट्रेंट ऑन किलिंग ऑफ एनिमल्स, और जानवरों को मारना भी छोड़ दिया गया। The policy of Dharma also included certain welfare measures like planting of trees, digging of wells, construction of canals. और उसके साथ साथ और भी वेलफेयर की क्या चीजें हुई? ट्रीज प्लांट किए गए, पेड़ लगाए गए, वेल्स यानी कि कुएं खोदे गए। डिगिंग मीन्स होता है खोदना, कुएं खोदे गए। कैनल्स यानी कि नहर बनाई गई। अशोका प्रोहिबिटेड कंडक्टिंग ऑफ सेरेमनीज एंड सेक्रीफाइसेस रेगुलरली। प्रोहिबिट मीन्स मना करना, नियम कानून बना देना उसके लिए। तो अशोका ने सेक्रीफाइसेस यानी कि सेरेमनीज में जो बलियां दी जाती थी, सेरेमनीज की जाती थी, फंक्शंस किए जाते थे जिसमें बलियां दी जाती थी, सारे रीति रिवाजों को उसने बंद कराने की कोशिश की। He built rest houses on the highways. He also built hospitals for both human and animals. उसने रेस्ट हाउसेस बनवाए और हॉस्पिटल्स भी बनवाए, जो कि इंसानों के लिए भी थे और जानवरों के लिए भी थे। स्प्रेड ऑफ धर्म, कैसे उसने इस धर्म को, उसके प्रिंसिपल्स को कैसे फैलाया सब जगह? फर्स्ट है, अशोका एनग्रेव द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म ऑन रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स। There are 14 rock edicts and 7 pillar edicts. In doing so, अशोक ने क्या किया? अशोक एनग्रेव द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म ऑन रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स। और अशोक ने अपने सारे प्रिंसिपल को, सारे सिद्धांतों को, धर्म के जो सिद्धांत थे उनको पत्थरों पर और खंभों में अंकित करवाया।
लिखवाया। देयर वर 14 रॉक एडिक्ट्स एंड 7 पिलर, और वहां पर कितने थे? 14 रॉक्स थे और 17 पिलर्स थे। In doing so, Ashoka was trying to establish direct communication with his subjects. These inscriptions were written in the Prakrit language, which was the local language of the people. और ये करने में उसने क्या कोशिश की? अपनी प्रजा से कम्युनिकेशन करने की, प्रजा से बातचीत करने की कोशिश की, और उसमें सारी चीजें, अपने सारे सिद्धांतों को उसने पिलर्स में और रॉक्स में अंकित करवा दिया, जिससे कि लोग उसको पढ़ें, और वो सारे प्राकृत लैंग्वेज में थे, जो कि उस समय की कॉमन लैंग्वेज थी, लोग उसको समझ सके, इसीलिए उसने ऐसा किया। ही अपॉइंटेड सोशल ऑफिसर्स कॉल्ड धम्म महामत। उसने इसके लिए स्पेशल ऑफिसर्स को रखा, जो इनका नाम था, जिनको धम्म महामत बुलाया जाता था। These officers went from one place to another to teach people about the policies of Dham. These officers were also instructed by the king to read the edicts to those people who were unable to read. और उसने स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए, जिससे कि क्या करते थे वो सारे ऑफिसर? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को इस पॉलिसीज के बारे में, इस नीति के बारे में बताते थे। और these officers were also instructed by the king to read the edicts to those people who were unable to read. और जो लोग अनपढ़ होते थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, या तो जो ब्लाइंड होते थे, ऐसे लोगों के लिए ऑफिसर्स, राजा ऑफिसर्स को ऑर्डर देते थे, इंस्ट्रक्शंस देते थे कि वो ऐसे लोगों को ये सारी नीतियों के बारे में पढ़ करके बताएं। He even sent messengers to other countries like Sri Lanka, Syria, Greece and Egypt to spread धम्म। और उसने थर्ड में उसने क्या किया, कैसे स्प्रेड किया? अपने मैसेंजर्स को, दूत को उसने अशोक ने श्रीलंका, सीरिया, ग्रीस, इजिप्ट जैसे एरियाज में भेजा, और अपनी प्रिंसिपल्स का स्प्रेड किया, उसको और आगे बढ़ाया। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसा था वहां? The Mauryan Empire for the first time brought political unity and administrative uniformity to India. The Mauryan Empire जो था, मौर्य साम्राज्य जो था, पहली बार उनमें पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक एकता और यूनिफॉर्मिटी आई, एक रूपता आई, प्रशासन में एक रूपता आई इंडिया में। The Mauryas organized a very elaborate system of administration to rule such a vast empire. The Mauryas organized, मौर्य ने, जितने भी मौर्य साम्राज्य के शासक थे, उन्होंने क्या किया? स्पेशली अशोक ने क्या किया कि एक इलेबोरेट सिस्टम बनाया, एक्सप्लेन वे में एक ऐसा प्रशासन बनाया जिससे कि पूरा वास्ट एम्पायर, क्योंकि उसने बहुत जगह, बहुत राज्यों में विजय प्राप्त कर ली थी, तो वो ऐसा चाहता था कि वो इस तरीके से अपने प्रशासन का विकास करे कि वो सारे एम्पायर को, सारे साम्राज्य को अच्छे से शासन उस पर कर सके। We know about the Mauryan administration from various sources such as edicts of Ashok and the Indica of Megasthenes and अर्थशास्त्र of चाणक्य। और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? मेगास्थनीज, जो उस समय का फेमस पर्सन था, उसने एक बुक लिखी थी इंडिका, उसमें उसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और चाणक्य भी एक फेमस पर्सन था, उसने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र। ये दोनों इनकी राइटिंग है, इन्होंने ये दोनों बुक लिखी थी। तो इन दोनों यानी इंडिका और अर्थशास्त्र में मौर्यन साम्राज्य के प्रशासन के बारे में चीजें दी गई हैं। हाउ डिड अशोका कंट्रोल अ वास्ट एम्पायर? उसने इतनी बड़े साम्राज्य को कैसे कंट्रोल किया? टू एडमिनिस्टर such a vast empire, Ashok adopted different types of governance for different areas. उसने क्या किया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नेंस, उसने अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग सरकार या गवर्नेंस में समझ लीजिए सरकार बनाई, या तो
कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर एरिया के लिए पर्टिकुलर पर्सन को उसने अपॉइंट किया. In the areas surrounding the capital city of Patliputra, the emperor was in direct control. In the area surrounding the capital of Patliputra, जैसा कि उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी, तो उसके चारों ओर के जितने एरिया थे उसको एक ही एम्परर कंट्रोल करता था. He appointed officials to collect taxes from the people who lived in villages and towns in the area. The other areas were divided into different provinces. और उसने क्या किया, विलेज और टाउन में रहने वाले लोगों से टैक्स भी लिए. टैक्स को हिंदी में कर कहते हैं, उस समय कर बोला जाता था. टैक्सेस भी उसने लिए और कई सारे डिफरेंट प्रोविंसेस में प्रांत मीन्स विलेज के अंदर भी छोटी छोटी सी जगह होती हैं, उसको उसने प्रांत में डिवाइड कर दिया. These provinces were ruled from their capital cities. और वो कैसे रूल किए जाते थे, उन पर कैपिटल सिटी जो मेन सिटी होती थी उसका शासन होता था. फॉर एग्जाम्पल द सिटीज ऑफ तक्षशिला और उज्जैन वर द प्रोविंशियल कैपिटल्स. एग्जाम्पल के लिए तक्षशिला और उज्जैन, तक्षशिला या उज्जैन दोनों एक ही है, ये एक कैपिटल की तरह काम करती थी, इसका शासन होता था. इसके अंदर जितनी भी प्रोविंसेस आते थे, छोटी छोटी जगहें आती थी, प्रांत आते थे, वो सारे रूल किए जाते थे, शासन किए जाते थे उस पर. द एम्परर वॉज हेल्प्ड बाय मैनी मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली. और शासक क्या मदद की जाती थी उनकी, बहुत सारे मिनिस्टर्स यानी मंत्री और जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते थे वो सब उनकी मदद करते थे. The area under the direct control was ruled by official directly appointed by the ruler. The area under the direct control was ruled by official directly appointed by the ruler. शासक के द्वारा जितने भी ऑफिशियल्स यानी मेंबर्स जो भी अपॉइंट किए जाते थे वो डायरेक्ट कंट्रोल करते थे उस एरिया को. Many of these officials were given salaries. और बहुत सारे ऑफिशियल्स को सैलरीज दी जाती थी. The provinces were ruled by the royal princes. और जितने प्रांत होते थे वो उस जगह के जो प्रिंस होते थे वो उस पर शासन करते थे. These princesses were appointed as governors. और जो वहाँ के राजकुमार होते थे, प्रिंस होते थे, उन्हें गवर्नर की तरह वहाँ पर अपॉइंट किया जाता था उस जगह पर शासन करने के लिए, रूल करने के लिए. They followed local customs and tradition to govern the provinces. और वो क्या करते थे, लोकल कस्टम प्रथाओं को और परंपराओं को फॉलो करते थे उस जगह पर शासन करने के लिए. टैक्सेशन, टैक्स कैसे लिया जाता था. द मेंटेनेंस ऑफ सच अ ह्यूज आर्मी रिक्वायर्ड अ मासिव इनकम एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस. क्योंकि उसकी बहुत ही बड़ी, अशोक की बहुत ही बड़ी आर्मी थी, तो उसके लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए उसको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती थी. तो उस समय क्या किया जाता था, बहुत सारे तरीके के टैक्सेस लिए जाते थे. Therefore, apart from extracting regular revenue, रेवेन्यू मीन्स होता है राज्य की आय जो होती थी, इनकम, फॉर द पीजेंट्री यानी कि किसान के रूप में. अपार्ट फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग रेगुलर रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्री, द मौर्यन स्टेट अंडरटुक एंड रेगुलेटेड न्यूमरस इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच अर्न इट अ ह्यूज इनकम. और किसानों से जो उनको पैसा मिलता था उसके अलावा वो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते थे जिससे उन्हें बहुत सारी इनकम हो सके, वो अपनी बड़ी सी आर्मी, बहुत बड़ी सेना बना सके. These included the production of different articles, royal land holdings, trade in different commodities, exploitation of mineral resources, utilization of forest wealth, sale of liquor, manufacture of arms. उसने और अपने अलग अलग एक्टिविटीज मीन्स बहुत सारे तरीके के काम होने लगे जिससे कि उनकी अर्निंग होने लगी, जैसे कि बहुत सारे आर्टिकल बनने लगे और लैंड होल्डिंग्स होने लगी, किसी जगह पर शासन होने लगा, बहुत सारी चीजों के व्यापार होने लगे. कमोडिटीज मीन्स होता है थिंग्स.
चीजों के व्यापार होने लगे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस का शोषण होने लगा। यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ, फॉरेस्ट का जंगल में जितनी भी चीजें होती थी उसका यूटिलाइजेशन होने लगा, उसको यूज करके चीजें बनाई जाने लगी। सेल ऑफ लिकर, लिकर का सेल होने लगा, शराब की सेल होने लगी। एंड मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स, आर्म्स मीन्स वीपन्स, और हथियारों का भी मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, बनने लगे। द मौर्यन गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटीज टू द पीजेंट्री, और मौर्यन गवर्नमेंट ने सिंचाई के, क्या बेटा? लिकर, लिकर मीन्स शराब, ड्रिंक जो होती है। The Mauryan government also provided irrigation facilities to the peasantry, और मौर्यन गवर्नमेंट ने पीजेंट्री यानी कि किसानों को सिंचाई के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज दी, बहुत सारी सुविधाएं दी। द अर्थशास्त्र refers to a water tax which was regularly collected wherever the state assisted in providing irrigation. द अर्थशास्त्र refers to a water tax, अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखी थी, उस बुक में वाटर टैक्स के बारे में भी दिया है। विच वॉज रेगुलरली कलेक्टेड, जो कंटिन्यूसली कलेक्ट किया जाता था लोगों से। वेयर एवर द स्टेट असिस्टेड इन प्रोवाइडिंग इरिगेशन, और जहां पर लोग सिंचाई के लिए, जिससे उनको सिंचाई की सुविधा दी जाती थी और उनसे टैक्स लिए जाते थे। वन ऑफ द चंद्रगुप्त गवर्नर्स, पुष्यगुप्त, was responsible for building a dam across a river near गिरनार in West India. चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। वो क्या करता था? was responsible for building a dam across a river गिरनार in Western India. वेस्टर्न इंडिया में गिरनार के पास रिवर डैम बनाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था, वो बनाता था। मीन्स पुष्यगुप्त जो था वो नदियों में बांध बनाता था, बनवाता था, जो कि उसने गिरनार, वेस्टर्न इंडिया में गिरनार के पास एक नदी थी उसमें बांध बनवाया था, रिजल्टिंग इन अ लार्ज लेक टू सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन, जिससे कि बहुत ही लार्ज लेक बनी, जिससे कि सिंचाई के लिए पानी की सुविधा होने लगी। अशोका ऑल्सो गॉट मैनी रॉक कट विहारास एंड स्तूपास कंस्ट्रक्टेड, अशोक ने बहुत सारे विहार भी बनाए। विहार मीन्स होम, बहुत सारे रॉक की कटिंग के विहार बनाए, पत्थर की कटिंग से विहार बनाए गए और स्तूप बनाए गए। डेक्लाइन ऑफ मौर्य से लास्ट पैरा है आपका। डेक्लाइन कैसा हुआ, पतन कैसे हुआ, कैसे मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। द मौर्यन रूलर्स कंटिन्यूड टू रूल फॉर अबाउट हाफ अ सेंचुरी आफ्टर द डेथ। द मौर्यन रूलर यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे, कंटिन्यू टू रूल फॉर अबाउट हाफ अ सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक इन 232 BCE। BCE मीन्स क्या बताया था मैंने, बिफोर क्राइस्ट एरा। अशोक की जब डेथ हुई थी 232 ईस्वी में, तो क्या हुआ था, उसकी डेथ के हाफ सेंचुरीज तक मौर्य साम्राज्य का शासन चला था। द डिसऑर्डर दैट इमर्ज इन the administrative machinery after the death of Ashoka is regarded as one of the important factors for the disintegration of Mauryan Empire. Disintegration means होता है विभाजन होना, टूटना। तो क्या हुआ था? The disorder that emerged in the administrative machinery after death of Ashok. अशोक की जैसे ही डेथ हुई मौर्य साम्राज्य का अंत होने लगा, तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे वो सब डिस्ट्रॉय होने लगे, डिसइंटीग्रेशन होने लगा, मौर्य साम्राज्य का अंत होने लगा, टूटने लगा। अशोक वॉज सक्सीडेड बाय वीक रूलर्स हु लॉस्ट कंट्रोल ऑफ देयर टेरिटरीज। अशोक की जब डेथ हो गई तो उसके बाद जिस शासक ने, रूलर मीन्स होता है शासक, जिस शासक ने राज का संभाला था वो बहुत ही वीक था
और वो ठीक से सारी टेरिटरीज पे, सारे क्षेत्रों पर कंट्रोल नहीं कर पाया। The enormous expenditure on the army led to the financial crisis. An invasion in the northwest added to the disorder in the administration. और वो जो शासक अशोक के बाद आया उसने क्या किया, एनर्मस एक्सपेंडिचर मीन्स बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची आर्मी पर होने लगी, जिससे कि फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगी, पैसे के मामले में बहुत सारी मंदी आने लगी, कमी होने लगी। द इन्वेजन मीन्स होता है आक्रमण होना। The invasion in the northwest added to the disorder in the administration. और जो आक्रमण होने लगे उससे क्या होने लगा कि जितना भी प्रशासन था वो डिसऑर्डर होने लगा, प्रशासन में खराबी आने लगी, कमी होने लगी। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे एक्सरसाइजेस पर। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फिलअप है, ये सब आपको बुक में करना है। ट्रू फॉल्स आपका होमवर्क है। क्वेश्चन आंसर मैंने 5 कराए हैं। आप लोग क्वेश्चन आंसर कॉपी से ही करिएगा, बुक से ज़्यादा मत देखिएगा, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन कट किए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं। एक जैसे क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं। ये क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको आपको कॉपी में करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। कंप्लीट योर वर्क। I will meet you tomorrow with the next chapter. Till then, goodbye. Take care.